नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और आज के इस सत्र में जिसका नाम है कहानी, आप सभी का स्वागत है। यहां से हम जो सेशन डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन का नाम ही है कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम विश्व इतिहास और इसके अलावा हमारे चारों तरफ होने वाली अलग अलग गतिविधियों के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे, एक सरल सामान्य भाषा में, ताकि हम सबको समझ में आए। फाइन, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दुनिया में अलग अलग वक्त में कई महत्वपूर्ण शख्सियतों ने जन्म लिया और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिससे ये दुनिया बदल गई। ये अक्टूबर 2017 चल रहा है। 1 अक्टूबर 1988, 1 अक्टूबर 1988 को सोवियत सुप्रीम के रूप में, हेड ऑफ सोवियत सुप्रीम के रूप में मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव साहब ने शपथ ली थी और ये कहानी इन्हीं पर आधारित है। मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव, इन्होंने हेड ऑफ सोवियत सुप्रीम के रूप में शपथ ली थी 1 अक्टूबर 1988 को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गोर्बाचेव साहब किस लिए जाने जाते हैं। तो पहले यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव 1989 और 1990 के अंत में, खत्म होते हुए 1990 में घटनाओं की एक श्रृंखला, सीरीज ऑफ इवेंट्स के शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। He is known as one of the very important initiator of the series of events that took place in 1989 and late 1990s, जिसने पूरे के पूरे यूरोप का राजनीतिक ताना बाना बदल के रख दिया और शीत युद्ध के अंत की शुरुआत की, which brought an end to the Cold War as well as changed the political fabric of Europe. शायद 1985 तक दुनिया को यह नहीं पता था कि गोर्बाचेव साहब कहां पे खड़े हुए हैं, लेकिन 1991 के क्रिसमस तक दुनिया को यह एहसास निसंदेह हो गया है कि उस वक्त गोर्बाचेव साहब कहां पे खड़े हुए हैं। और वह जमीन थी विघटित सोवियत संघ की, डिसमेंटल्ड सोवियत यूनियन की, रुइंस ऑफ बर्लिन वॉल की, बर्लिन के दीवार के खंडहर की, और शायद यूरोप में अंत हुए साम्यवाद के विचारधारा की, द क्रश स्पिरिट ऑफ कम्युनिज्म इन यूरोप। यह है मिखाइल गोर्बाचेव साहब का इंट्रोडक्शन। तो आपको यहीं से एहसास हो गया होगा कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। मिखाइल गोर्बाचेव साहब की अगर राजनीतिक वंशावली हम देखें, इफ वी सी द पॉलिटिकल पेडिग्री ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव साहब सुप्रीम सोवियत के अंतिम नेता, चेयरमैन, या उसी को हम बोलते हैं प्रेसिडियम बने। सुप्रीम सोवियत जो कि लेजिस्लेचर है सोवियत यूनियन की, जो कि विधायिका है सोवियत यूनियन की, और 1985 से लेकर 1991, 1985 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त रहे, और फाइनली 1990 से 91 तक यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहे। आपको देखने से लग गया होगा कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी, महत्वपूर्ण पार्टी, और यूएसएसआर उस जमाने में, जिसके बाद फिर अब इस यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक शख्सियत है मिखाइल गोर्बाचेव। इनके अगर महानतम गानों के बारे में बात किया जाए तो गोर्बाचेव का सबसे बड़ा योगदान है 40 साल पुराने चल रहे शीत युद्ध का अंत। आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जब हम लोग शीत युद्ध बोल रहे हैं तो ये शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। शीत युद्ध यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए और इसके अलावा यूएसएसआर, जिसके कारण दुनिया में अलग अलग जगहों पे प्रॉक्सी वार हुआ। हम लोग किसी और वीडियो में उन प्रॉक्सी वार्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये प्रॉक्सी वॉर जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ले लीजिए आप,
चाहे आप नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग इन प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में भी फ्यूचर में डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, तब पढ़ेंगे। तो गोर्बाचेव साहब का सबसे प्रमुख योगदान था 40 साल पुराने चल रहे शीत युद्ध को समाप्त करना। गोर्बाचेव साहब का विजन गोर्बाचेव साहब का विजन यह था कि नेशनलिस्ट और बिलिजरेंट रशिया, मतलब यूएसएसआर उस जमाने का, नेशनलिस्ट और बिलिजरेंट राष्ट्रवादी और युद्धरत रशिया को एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी देश के रूप में तब्दील करना, सच दैट इट शुड बिकम अ कॉमन एन इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग बन जाए यूरोपियन होम्स का, यूरोपियन सोसाइटी का। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज जो है गोर्बाचेव साहब के साथ जो एसोसिएट की जाती है, और वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रहे आर्म रेस को, हथियार की दौड़ को समाप्त करना। यह गोर्बाचेव साहब और यूएसएसआर के बेहतर होते हुए संबंध ही थे जिसके कारण यह हथियारों की दौड़ समाप्त हुई थी। दुनिया में इस वक्त एक भय था, और वह भय था न्यूक्लियर होलोकास्ट का, परमाणु प्रलय का। इस भय को समाप्त करने का श्रेय भी गोर्बाचेव साहब को ही जाता है। और इसके अलावा ईस्टर्न ब्लॉक के तकरीबन 100 मिलियन लोगों को उनकी आजादी वापस करना। तो आपको यहीं से एहसास हो गया होगा कि हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये कंट्रीब्यूशन आप किस एंगल से देख रहे हैं। आप यूएसएसआर के एंगल से देख रहे हैं, यूएस के एंगल से देख रहे हैं, कि आप दुनिया के एंगल से देख रहे हैं। ये सेशन खत्म होते होते आपको गोर्बाचेव साहब के बारे में और इन सारे अचीवमेंट्स को शायद आप इसको तौल पाए, शायद आप इसको मेजर कर पाए। चलिए, तो फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। इनकी प्रमुख नीतियां, अच्छा मैं पहले इसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं। इन नीतियों के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, तो इस नीतियों का भी नाम मैं ले देता हूं, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ एक एक वर्ड नाम ले लेते हैं इसका। तो अलग अलग इनकी प्रमुख नीतियां, मेजर पॉलिसीज जो हैं वो है ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, डेमोक्रेटिजेत्सिया, इसके अलावा युस्कोरिनिये। इसमें से ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका सबसे महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर डबल स्टार लगाइएगा, ये अलग अलग परीक्षाओं में निसंदेह काफी बार पूछी गई। ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, खुलापन। थोड़ी देर रुक जाइए, विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना। और इसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन, जो कि इनका कहना है कि डेमोक्रेटिजेत्सिया, दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है लोकतांत्रिकरण। और इसके अलावा युस्कोरेनिये का मतलब है एक्सेलरेशन, अर्थात त्वरण। विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन नियति भी आप देखिए, जिस डेमोक्रेटाइजेशन को सरल शब्दों में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पावर इकट्ठा करके रखा हुआ है सेंटर के पास, उसको डिसेंट्रलाइज करना, थोड़ा सा डेमोक्रेसी लेके आना। पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं, बट हाँ डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को लेके आना यूएसएसआर में। गोर्बाचेव साहब ने सोचा था कि अगर हम डेमोक्रेटाइजेशन ले आएंगे सोसाइटी में, यूएसएसआर में, तो शायद अब यहां से गिरते हुए इकोनॉमी को, गिरते हुए यूएसएसआर को हम शायद दोबारा उठा लेंगे। लेकिन नियति देखिए, वही लोकतांत्रिकरण जिसको गोर्बाचेव साहब ने सोचा था कि जो बल को सेंट टू यूएसएसआर बिकम। चलिए इसके आगे हम देखते हैं इनके अलग अलग, इनकी जो नीतियों के लिए, इनके पहल के लिए इनको अलग अलग वक्त पे पुरस्कृत किया गया, इनको अवार्ड्स दिए गए। जैसे कि सबसे पहले 1989 में इनको ऑटो हंस शांति पुरस्कार दिया गया, 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, 1992 में हार्वे प्राइज दिया गया। परीक्षा के हिसाब से अगर का नोबेल पीस प्राइज महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम फ्यूचर में और बात करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से। और अंततः इनको इनकी अंतरराष्ट्रीय नीतियों के लिए टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द डेकेड का भी खिताब दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी एक छोटा सा स्टार लगा दीजिएगा आप। एक वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, यहां पे आप इनकी फोटोग्राफ में देखेंगे तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहां पे आपको छोटा निशान दिखेगा, एक क्रिम्सन बर्थमार्क है, ये इनका एक जन्म चिन्ह था। तो इनके मित्र और इनके पॉलिटिकल पार्टी के काफी सारे लोग इनको कहते थे कि आप किसी भी शल्य चिकित्सक से मिलके इस निशान को हटा लीजिए, ये थोड़ा सा अजीब वियर्ड सा लगता है। तो
गोर्बाचेव साहब का कहना था, क्योंकि अब सार्वजनिक रूप से जनता मुझे इस मार्ग के साथ देख चुकी है, इस निशान को हटाता हूं तो शायद जनता को यह न लगे कि मैं महत्वपूर्ण मुद्दों के बजाय इस तरह की चीजों में एंगेज्ड हूं, बिजी हूं। तो ये थे गोर्बाचेव साहब का इंट्रोडक्शन की दुनिया उनको किस तरह से जानती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आया और इसके हम आगे चलते हैं। यहां इसके आगे चलने के पहले आप गोर्बाचेव साहब यूएसएसआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूएसएसआर में इस जमाने में, जिस जमाने में बात कर रहे हैं, यहां पे प्रबल रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा है, आज भी है पर उस जमाने में और प्रबल थी। 1950 के दौरान, 1950 से 70 के वक्त के दौरान दुनिया में दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी। एक थी कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद और दूसरा थी कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। आप मुझको यह बताइएगा कि कम्युनिज्म आया तो सोशलिज्म से है। सोशलिज्म जिसको कार्ल मार्क्स साहब ने डिस्क्राइब किया हुआ है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में फर्क क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स साहब की दो महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं। और तीसरा प्रश्न है, यूएसएसआर 1917 में जब बना, 1917 में जब वहां पर रिवॉल्यूशन आया, जब 1922 में बना, उस रिवॉल्यूशन का नाम क्या है जिसके वजह से 1922 में यूएसएसआर बना। 3 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए अभी हम चलते हैं आगे। गोर्बाचेव के सुधार ने सोवियत संघ को क्यों बदल के रख दिया? ऐसा क्या बदलाव किया गोर्बाचेव साहब ने जिसने सोवियत संघ को ही बदल के रख दिया? तो इसमें एक एक करके देखते हैं। यूएसएसआर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जब 1985 में गोर्बाचेव साहब कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जब महासचिव नियुक्त किए गए, तब उनको जाके ये रियलाइज हुआ, देन ही अंडरस्टूड दैट ही बिकेम हेड ऑफ अ क्रिप्लिंग सोवियत यूनियन, कि वो कितने गंभीर सोवियत यूनियन के सिरमौर बने हुए हैं। इस वक्त यूएसएसआर अनफॉर्चुनेटली वास्तविकता में दिवालिया हो चुका था। इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अनरिस्पॉन्सिव और इनएफिशिएंट हो चुका था। जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो अनुत्तरदायी और योजना असक्षम हो चुकी थी। सोवियत समाज में अपराध, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, अल्कोहल का कंजम्पशन, इसके अलावा खराब अनुशासन कर्मचारियों के बीच में, ये सोवियत समाज का एक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। 1980 के दशक में सोवियत संघ की आबादी अपने ही सरकार से एलिनेट हो चुकी थी, विचलित हो चुकी थी। गोर्बाचेव साहब को बहुत ही जल्दी यह समझ में आ गया कि इस सड़ते गलते हुए सिस्टम का ऐतिहासिक और समकालीन कारण क्या क्या है। What are the historical reasons and contemporary reasons behind all these things? The reasons behind rotting of USSR. मैं आपको इस वक्त जरूर एक बात ये बिल्कुल बोल देता हूं कि इस वक्त निसंदेह डिफेंस इंडस्ट्री इनकी बहुत ही अच्छा कर रही थी। इनका जो रक्षा उद्योग था, निसंदेह वह कुशल था और अभिनव था। इट वॉज एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड एक्सट्रीमली इनोवेटिव, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था। स्पेशली यूएसए में रोनाल्ड रीगन साहब के राष्ट्रपति बनते ही यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने सशस्त्र बलों में अपने खर्च में वृद्धि की थी। शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर का बहुत पैसा लग गया था। और तीसरी चीज, अफगानिस्तान में लड़ रहे थे और वहां पे अफगानिस्तान में लड़ते हुए पैसे की बर्बादी बहुत हुई थी। मैं आपको फिर अफगानिस्तान वॉर के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अफगानिस्तान वॉर हालांकि एक बहुत ही अलोकप्रिय और अनावश्यक युद्ध था यूएसएसआर का, जिसमें उनके बहुत सारे पैसे की बर्बादी हुई थी। तो गोर्बाचेव साहब को यह तो समझ में आ गया कि अब यह समय आ चुका है कि शायद मैं यूएसएसआर के ग्लोबल स्टेचर, वैश्विक कद के बजाय यह वह समय आ चुका है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें और शायद मैं इस देश का डिफेक्टो लीडर होने के नाते, डिफेक्टो रूलर होने के नाते, वास्तविक शासक होने के नाते मुझे कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंज जरूर करना चाहिए। और यहां से वो चेंजेस आना शुरू हुए जिसका नाम अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। और ये थी मेजर पॉलिसीज: पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, डेमोक्रेटिजेत्सिया, युस्कोरेनी।
मैंने जैसे कि बोला, आपको इन दोनों के दोनों पॉलिसीज पे बिल्कुल डबल स्टार लगाइएगा, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका, देखिए मैं पहले चलिए ठीक है, पहले पेरेस्ट्रोइका के बारे में जिक्र करते हैं। पेरेस्ट्रोइका जिसका अर्थ होता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब पुनर्गठन। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब पुनर्गठन। गोरबचेव साहब ने यह समझ लिया था कि आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए और आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस के लिए हमको एक भरोसेमंद और प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। वी नीड डिपेंडेबल एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म। और यही डिपेंडेबल और इफेक्टिव मैकेनिज्म, एक जो भरोसेमंद और प्रभावी तंत्र था, इसका नाम पड़ा पेरेस्ट्रोइका। यह गोरबचेव साहब की सबसे पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी, जैसे कि मैंने कहा, ग्लासनोस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों की दोनों पॉलिसीज। देखिए इसके पहले क्या था, आपको मैं पहले एक बात बता देता हूं। इसके पहले सेंसरशिप के कारण और कोर्शन के कारण कभी भी असली खबर जो है वो बाहर नहीं आ पाती थी। तो हमेशा वास्तविक आलोचना जो होती थी वो दबी रह जाती थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध और उनके रिश्ते ही थे जो पूरे सिस्टम को एक साथ जिसने बांध के रखा था, और जिसके कारण कभी भी वास्तविक खबर बाहर नहीं आ पाती थी। और वास्तविक खबर बाहर नहीं आने के कारण शायद सोसाइटी को, समाज को कभी सच्चाई का अंदाजा ही नहीं हुआ। तो यहां से गोरबचेव साहब ने सोचा, ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस का मतलब खुलापन, शायद इसका वक्त आ गया है। और यहां से भाषण की आजादी, प्रशासन की बहस, भागीदारी और आलोचनाओं को प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ में फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसके अलावा जैसे कि एनकरेज किया, डिबेट वगैरह को एनकरेज किया। और जो प्रेस पहले सेंसर्ड, जिसको मैंने कोर्शन या सेंसरशिप बोला, जो पहले इतना सेंसर्ड था, उसमें उस कंट्रोल को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया। ना सिर्फ ये, इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को और असंतुष्टों को, जो कई वर्षों से शायद जेल में थे, उनको रिहा कर दिया गया। गोरबचेव साहब को कहीं ना कहीं यह लगा था कि इससे इनकी पॉलिसीज को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक ये ऐसी पॉलिसी थी जिससे हम सिस्टम को हल्का कर रहे जो इतना भारी हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार निजी स्वामित्व पे बात होने लगी, लॉ ऑफ कोऑपरेटिव्स। पहली बार सहकारिता पर बात होने लगी, सहकारिता का कानून, लॉ ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसके पहले कभी भी यूएसएसआर में आपने शायद बिल्कुल नहीं सुना होगा कि हम निजी स्वामित्व पे बात करें। लेकिन यह दौर अलग था, क्योंकि यूएसएसआर एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी। तो गोरबाचेव साहब ने कुछ नीतियों में बदलाव किया, और गोरबाचेव साहब ने पहली बार प्राइवेट ओनरशिप, निजी स्वामित्व। तो पहली बार प्राइवेट ओनरशिप किसका? बिजनेस का। किस सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड फॉरेन ट्रेड्स में। तो पहली बार आप सेवा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में आप देखेंगे निजी स्वामित्व इस दौर में आया। जैसे कि मैंने बोला, इसके पहले देखिए क्या था, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी और उसे सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लोग रूल करते जाते थे। गोरबाचेव साहब को समझ में आया कि भाई पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन हाँ, डेमोक्रेटाइजेशिया में डेमोक्रेटाइजेशन मतलब लोकतांत्रिकरण, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के एलिमेंट को इन्फ्यूज जरूर किया गया, चुनाव को जरूर लाया गया। और जो यूएसएसआर के संविधान, सोवियत रूस के यूएसएसआर के संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी को विशेष दर्जा प्राप्त है, उसको निरस्त कर दिया गया। The special status which is given in the constitution of USSR was revoked. And इसके अलावा अंततः यूस्कोरीनिये का अर्थ है एक्सेलरेशन, त्वरण। सामाजिक और आर्थिक विकास के त्वरण के उद्देश्य के लिए एक और पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था यूस्कोरीनिये। हालांकि ये उस वक्त के तकनीक और विज्ञान पे आधारित थी। इट वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिफिक प्रोग्रेस। यहां तक आपको पढ़ के ये समझ में आ गया होगा कि जो सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं, प्रेस को ढीला किया जा रहा है। आपको यहां तक के अंदाजा हो गया होगा।
जो न्यूज शायद पहले बाहर नहीं आते थे वो न्यूज बाहर आने शुरू हो रहे हैं। इसको एक सिंगल नजरिए से मत देखिए, इसको हम दोनों नजरिए से अगर हम बात करें, गोरबाचेव साहब के और उनके सपोर्टर्स के नजरिए से, गोरबाचेव साहब और उनके हेटर्स के नजरिए से। तो जैसे कि मैंने बताया, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रॉइका दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो गोरबाचेव साहब और उनके सपोर्टर्स को यह लगता था कि पेरिस्ट्रॉइका पेरिस्ट्रॉइका घर और विदेश में असफल और खतरनाक नीतियों के विकल्प पर काम करना ही पेरिस्ट्रॉइका का मुख्य उद्देश्य है। The sole purpose of perestroika is to work on failed and dangerous policies in home and abroad. जबकि उनके देश के अंदर ही जो उनके हेटर्स थे, उनको ऐसा लगता था कि बिकॉज ऑफ पेरिस्ट्रॉइका हमारे देश में मल्टी पार्टी, बहुपक्षीय राजनीति, लोकतांत्रिक चुनाव, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ये दोनों चीजें आई हैं और जिसके कारण सेंसरशिप को खत्म किया गया है। सेंसरशिप को खत्म किया गया मतलब ग्लासनोस्ट, और जिसके कारण जो मोनोपोली थी, जो मोनोपोली, इकोनॉमिक मोनोपोली जो यूएसएसआर इसके पहले एंजॉय करता था, उसको क्रश कर दिया गया। तो आप देखिए, सेम चीजों को अगर हम दो अलग अलग नजरियों से देखें तो सेम पेरिस्ट्रॉइका के दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। आपको यहां तक ये एहसास हो गया होगा कि जो इन गोरबाचेव साहब के इनिशिएटिव्स हैं, आज अगर हम इसको आज के दौर में देखें तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आज तो हम इसी तरह के बारे में बात करते हैं कि एक इंसान के पास आजादी होनी चाहिए। जैसे हम अपने देश में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हम आजादी के बारे में बात करते हैं, मीडिया की आजादी, एक व्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी। तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सर, इसमें तो काफी अच्छा लिबरल चीजों के बारे में बात की जा रही है, शायद ऐसी चीजों के बारे में बात की जा रही है जो वेस्ट कंट्रीज पसंद करेंगे। बिल्कुल सही। तो आपको यहां तक कि यह जरूर समझ में आएगा कि क्यों इनके रिफॉर्म्स इतने कंट्रोवर्शियल थे, कि ऐसा क्यों है कि इनके ही देश में इनको एक कंट्रोवर्शियल लीडर कंसिडर किया जाता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में गोरबाचेव साहब को एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के रूप में गिना जाता है, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में गिना जाता है जिन्होंने सिस्टम को लिबरलाइज किया, जिन्होंने सिस्टम को ढीला किया। तो इसलिए गोरबाचेव साहब की इमेज उनके देश में और वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल अलग अलग है। He has always been considered as a controversial leader in his own country, whereas he has been praised a lot in Western countries. तो ये था इस सेशन का भाग 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला भाग यहां तक मजा आया होगा समझने में, और इसके बाद इसी सेशन के दूसरे भाग, जो आज से 2 दिन के बाद अपलोड होगा, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आज है तारीख 12 और इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा 14 तारीख के आसपास। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक जो चाहते हैं मैं आपको समझाऊं, वो भी मुझे बताइएगा। सेकंड पार्ट में हम जो चीज पढ़ेंगे, व्हाट लेड टू द नेमेसिस ऑफ यूएसएसआर, नेमेसिस ऑफ गोरबाचेव, एंड अनफॉर्चुनेटली गोरबाचेव साहब के युग का अंत, द एंड ऑफ गोरबाचेव era. Fine. Until then, it is bye bye from my side. See you then.